लास्ट क्लास में जैसा कि पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टी, आवेशों के गुणधर्म, आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कूलाम का नियम। इसका अन्य नाम या अदर नेम जो होता है वो होता है विद्युत बल। कूलाम का नियम हमेशा स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। अब ये स्थिर बिंदुवत आवेश क्या होते हैं? स्थिर बिंदुवत आवेश वो आवेश जो विमीय रूप से नगण्य हो, अर्थात जिनका द्रव्यमान नगण्य हो। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गए, दोनों के द्रव्यमान लगभग क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। इस वजह से ना ये बिंदुवत आवेशों के मध्य क्या करता है? कार्य करता है। अब कूलाम के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है? इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लग रहे विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने माना दो बिंदुवत आवेश क्या है? Q1 और Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R। Q1 और Q2 दोनों हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो? नेगेटिव हो, या इनमें से एक पॉजिटिव और एक क्या हो? नेगेटिव हो। कहने का मतलब या तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कूलाम के नियम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों आवेशों के मध्य लग रहे विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पर दोनों आवेश Q1 और क्या है? Q2, तो दोनों का क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया, गुणनफल कर दिया। तो दोनों के प्रोडक्ट के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली होता है। उसकी है ना जो दूरी है दोनों के मध्य की, उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड समीकरण को एक साथ लिखने पर Fe Q1 Q2 बट्टे में कितना आ गया? R स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ये जो साइन होता है ये केवल डेफिनेशन बनाने के लिए काम आता है। इस साइन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने, साइन हटाने पर, साइन हटाया तो अपने पास में क्या आया? Fe एक कांस्टेंट आ गया K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। एक कोफिशिएंट होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, एक कोफिशिएंट होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर K अपने पास में क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? समानुपातिक नियतांक, एक स्थिरांक भी लिखा जाता है। तो यहाँ से K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका सॉर्ट आउट करेंगे अपने पास में तो ये अपने है ना 4 × 3.14 8.854 × 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जिसे बोला जाता है। तो इसका जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे अपने पास में तो ये आएगा 9 × 10⁹। यूनिट इसका जो रहता है वो रहता है अपने न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। ठीक है, यहाँ तक कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन के थर्ड नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ जो होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं थर्ड नियम को, उसको अप्लाई करता है। कहने का मतलब Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है जैसे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो F21 वेक्टर Q2 Q1 पर भी क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वो हो जाएगा F12 वेक्टर। और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर ना एक जो है वो 2 पर फोर्स लगा रहा है, तो जिस पे फोर्स लगेगा वो बीच में लिखा जाएगा।
जो फोर्स लगाएगा वो आउटर साइड लिखा जाएगा। जैसे इसमें 2 1 पर फोर्स लगा रहा है और इसमें 1 2 पर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। इस वजह से जो न्यूटन का थर्ड रूल जो है, एक्शन रिएक्शन लॉ जो होता है, वो कूलाम के नियम में क्या होता है, ओबे करता है या कूलाम के नियम में लागू होता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसी को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लिया कि यहां पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू अपने पास में 3 माइक्रो कूलाम और इसकी वैल्यू है -3 माइक्रो कूलाम ऐसे, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो है वो हो गया अपने पास में यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। तो ये कह देगा कि भी दोनों चार्ज है, दोनों की वैल्यू इतनी और दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम गिवन दैट अर्थात दिया गया है, तो Q1 कितना है 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, Q2 कितना है -3 × 10⁻⁻6 कूलाम, तो R कितना होगा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। यूनिट को सेम करते हैं तो 10⁻⁻2 मीटर। पूछा क्या गया है, F पूछा गया है, दोनों चार्जेस के बीच में कितना लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू इक्वल रहती है। तो यहां से अपने पास में F जो फॉर्मूला अपन जानते हैं Q1 Q2 बट्टे में R², वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट किया तो क्या है अपने पास में F = 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻6, फिर इसकी वैल्यू -3 × 10⁻⁻6 अपॉन 50 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करोगे जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप क्या लिख दोगे भाई, न्यूटन लिख दोगे। ठीक है यहाँ तक। तो ये कूलाम का जो रूल होता है उसके ऊपर अपने पास में जो न्यूमेरिकल बन रहा है वो इस प्रकार से है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर K अपने पास में क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी चर्चा करते हैं। तो K क्या रहता है, देखो K अपने पास में क्या है, समानुपातिक नियतांक। किसके लिए, अगर अपन है ना दोनों चार्ज के बीच में केवल एयर यूज कर रहे हैं या वैक्यूम यूज कर रहे हैं तब इसको यहां नियतांक बोला गया जिसकी वैल्यू फिक्स है। यहां से इसकी वैल्यू अपन ने रखी थी 9 × 10⁹, यूनिट इसका बताया ही है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या रहता है, देखना न्यूटन है तो m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर है L2, कूलाम स्क्वायर है तो A1 T1 इसका होल स्क्वायर। सॉर्ट आउट करो तो m1 यहां से L3 T इसका स्क्वायर तो ये -4, तो A क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये इसका अपने पास में डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसी टाइप में ना इसकी डिपेंडेंस पूछ लेते हैं। डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता। K किन पर निर्भर करता है, K डिपेंड करता है दोनों चार्ज के बीच में मीडियम पर, मीडियम यानी कि माध्यम पर, और दोनों चार्ज के चारों ओर वातावरण पर जिसको अपन सराउंडिंग बोलते हैं। इन दो बातों के ऊपर ये क्या करता है, K डिपेंड करता है। ठीक है भाई। इसके बाद में ये जो एप्सिलॉन नोट लिखा इसकी चर्चा करते हैं। एप्सिलॉन नोट जो होता है वो निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, जिसे अपन क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर क्या रहता है, देखना एप्सिलॉन नोट हो ही गया। कहने का मतलब एयर या वैक्यूम, हवा या निर्वात की वो क्षमता जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें उसके अंदर से आसानी से पास आउट हो जाए, तो वो स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, उसकी विद्युतशीलता कहलाती है। किसकी, निर्वात या हवा की। तो निर्वात या हवा की वह स्ट्रेंथ या वह क्षमता जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं आसानी से क्या होती है,
हवा या निर्वात में से पास आउट हो जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। किसकी, निर्वात या हवा की। इसकी जो वैल्यू रहती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका यूनिट हो गया ये। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र, तो कूलम्ब का हो गया अपने पास में m0l0 T282 स्क्वायर है इसका, और न्यूटन का तो m1l1 T-2 और मीटर स्क्वायर का L2। सॉर्ट आउट करोगे तो m-1 L-3 T482, जो k का डायमेंशनल फॉर्मूला है जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है भाई, ये अपने पास में कूलम्ब का नियम और उसके अंदर जो एप्सिलॉन नॉट और k जो यूज हुआ है उन सभी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसी टाइप में आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर कूलम्ब का नियम कंप्लीट हो गया। अब देखो कूलम्ब का नियम जो होता है उसकी एक ना स्पेशल बात होती है कि कूलम्ब के नियम में अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है और तीसरे चार्ज की प्रेजेंस हो, मतलब तीसरा चार्ज उन दोनों के आसपास हो, तो उस तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से कूलम्ब के नियम में जो दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको अपन परावैद्युतांक बोलते हैं। तो यहां पर अपने पास में नेक्स्ट जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के अदर नेम भी होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता और एक आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये इसके अदर नेम होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। देखो इसे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये होता है अपने पास में निर्वात या हवा में उपस्थित दो चार्ज या दो आवेशों के मध्य बल, दो आवेशों के मध्य बल और माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल का अनुपात क्या कहलाता है, अपने पास में परावैद्युतांक कहलाता है। अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम या फिर अपने पास में कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए परावैद्युतांक का जो कंसेप्ट होना है वो क्लियर होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर, वैक्यूम के लिए अपन ने फोर्स को बोल दिया एफ नोट, मीडियम के लिए क्या बोल दिया एफ एम। तो कूलम्ब का रूल अप्लाई करें तो यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलर मीडियम है तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। इस एप्सिलॉन को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन आर की अदर डेफिनेशन आगे वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दोनों का रेशियो भी क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात या हवा की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, अपने पास में परावैद्युतांक कहलाता है। अब ये दो चार्ज के बीच में अगर प्रेजेंस हो तो दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या कूलम्ब्स लॉ जो है वो किस प्रकार से इफेक्ट होगा वो देखते हैं। अब देखना इफेक्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें अपने पास में दो चार्ज के बीच में मान लिया कि पहले क्या थी, एयर थी या हवा थी, तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ क्या अपने पास में एफ नोट बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मीडियम की चर्चा की जाए माध्यम में, तो माध्यम में दोनों फोर्स, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो अपने पास में एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर।
तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ एम, अपसाइलन आर को छोड़कर बाकी की पूरी वैल्यू किसकी अपने पास में, एफ नोट की, तो एफ नोट अपॉन अपसाइलन आर। कहने का मतलब एफ नोट की जो वैल्यू आएगी वो एफ एम इंटू में अपसाइलन आर, दैट मीन्स एफ नोट की जो वैल्यू है वो एफ एम से क्या होती है, बड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि भी दो चार्ज है, ये हो गया अपने पास में ए और बी पॉइंट पर डिस्टेंस आर हो गया, यहां पर Q1 हो गया और Q2 हो गया। तो दोनों के बीच में एयर प्रेजेंस है, तो उसका जो फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच में कोई सीट या कोई मीडियम रख दिया जाए, तब जो फोर्स की वैल्यू होगी वो एयर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूमेरिकल से समझे तो दो चार्ज अपने पास में, दोनों चार्ज के बीच में पहले क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम की प्रेजेंस की वजह से या एयर की प्रेजेंस की वजह से दोनों के बीच में जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, 18 न्यूटन। अब जैसे ही मान लो इसके बीच में हमने एक माइका मतलब अब्रक की सीट होती है जिसके लिए अपसाइलन आर कितना होता है, 6 होता है। अगर ये रख दी जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला अपने पास में ये रहा, एफ एम, एफ अपॉन अपसाइलन आर। तो यहां से अपने पास में 18 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने 3 न्यूटन। अब देखो एयर में दोनों चार्ज के बीच में एयर थी, तब फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 18। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में कोई भी मीडियम रख दिया या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर 3 न्यूटन हो गई। तो पहले 18 न्यूटन ज्यादा था, अब फोर्स कितना आया, 3 न्यूटन आया, जिसकी वैल्यू क्या आई अपने पास में, कम आई। ठीक है भाई।